हेलो बीपीएससी टीम। वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। कल हमने पॉलिटी में लोकल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टॉपिक्स को डिस्कस किया था। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और कंसेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। आज का ये वीडियो इस सीरीज में पॉलिटी का लास्ट वीडियो है। अब आगे इसी 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक। टॉपिक नंबर 7, जुडिशरी। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। जुडिशरी का मेन काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना। इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट के प्रेशर में काम नहीं करती। इसका स्ट्रक्चर 3 लेवल्स पर होता है। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल, नंबर 2 हाई कोर्ट स्टेट लेवल, नंबर 3 सबॉर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल कोर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट आर्टिकल 124 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उनकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। आर्टिकल 124 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में एपीलेट जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 133 सिविल केसेस में अपील। आर्टिकल 134 क्रिमिनल केसेस में अपील। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 137 रिव्यू पावर। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस करने की पावर। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट एडवाइजरी ओपिनियन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। नंबर 1 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेंटर और स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को डायरेक्टली सुनना। नंबर 2 एपीलेट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील सुनना। नंबर 3 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट अगर किसी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पर एडवाइस मांगे। नंबर 4 जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अभय कुमार पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2026। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस धर्म देवदास 2024। आरव जैन वर्सेस बीपीएससी 2022। एल चंद्र कुमार केस 1997। इंदिरा स्वानी केस 1992। केशवानंद भारती केस 1973। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। कोर प्रिंसिपल। जुडिशियल रिव्यू एंड बाइंडिंग नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस। आर्टिकल 141। नेक्स्ट बात करते हैं हाई कोर्ट की। हर स्टेट में या कुछ स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट आर्टिकल 214 में दिया गया है। हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उनकी रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होती है। अब बात करते हैं कोर हाई कोर्ट आर्टिकल्स की। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 217
Appointment or conditions of the office of judges. Article 219. Oath of judges. Article 221. Salary or allowances. Article 222. Transfer of judges. Article 226. Writ jurisdiction. Article 227. Superintendence over subordinate courts. Article 228. Constitutional cases transfer. Article 231. Common High Court for two or more states. Important related articles. Subordinate court. Article 233. Appointment of district judges. Article 235. Control over subordinate courts vested in the High Court. अब बात करते हैं हाई कोर्ट की पावर्स की. इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. नंबर 1, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कुछ केसेस में. नंबर 2, एपीलेट जुरिस्डिक्शन लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस पर. नंबर 3, रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 के अंडर. हाई कोर्ट अपने स्टेट के सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज भी करता है. बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आर्टिकल 214 establishes the Patna High Court as the highest judicial authority in Bihar. 7th Constitutional Amendment Act 1956 authorized the Parliament to establish a common high court for two or more states. तो बीपीएससी टीम इंडियन जुडिशरी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जस्टिस डिलीवर करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करना. नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की. जुडिशियल रिव्यू इंडियन जुडिशरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है. जुडिशियल रिव्यू का सिंपल मतलब होता है कोर्ट्स का ये चेक करना कि कोई लॉ या गवर्नमेंट का एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं. अगर कोर्ट को लगता है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो कोर्ट उस लॉ को इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की पावर मेनली आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से मिलती है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना. नंबर 2, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना. नंबर 3, गवर्नमेंट के पावर्स पर चेक एंड बैलेंस रखना. एग्जाम्पल के लिए अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस लॉ को कैंसिल कर सकता है. इसीलिए जुडिशरी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. अब बात करते हैं रिट्स की. रिट्स का मतलब होता है कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर्स जो कोर्ट इशू करता है सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. फाइव टाइप्स के रिट होते हैं. ये पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में दी गई है. नंबर 1, हैबियस कॉर्पस. इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी. अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से अरेस्ट या डिटेन किया गया हो तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए. ये रिट पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए होती है. नंबर 2, मैंडेमस. मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड. इस रिट में कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि वो अपना लीगल ड्यूटी परफॉर्म करे. नंबर 3, प्रोहिबिशन. इस रिट में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक देता है अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा हो. सिंपल वर्ड्स में स्टॉप प्रोसीडिंग्स. नंबर 4, सर्श्योरी.
इस रिट में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर देता है अगर डिसीजन गलत या जुरिस्डिक्शन के बाहर दिया गया हो। नंबर 5, क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई पर्सन इलीगल तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा हो तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि तुम किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पर हो। अब बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कुछ केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं बिना किसी लोअर कोर्ट में जाए। ये पावर आर्टिकल 131 में दी गई है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मेनली फेडरल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए होती हैं, जैसे स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट, स्टेट वर्सेस स्टेट स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर और एक या ज़्यादा स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट। एग्जाम्पल के लिए अगर दो स्टेट्स के बीच वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट हो तो ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकता है। इसका पर्पस होता है फेडरल सिस्टम में बैलेंस मेंटेन करना और डिस्प्यूट्स को जल्दी सॉल्व करना। अब बारी है इन टॉपिक्स से जुड़े कुछ एमसीक्यूज की। ट्राई कीजिए कि इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। नंबर 1, what was the strength of the Supreme Court originally fixed at? 1 Chief Justice and 5 other judges, 1 Chief Justice and 6 other judges, 1 Chief Justice and 7 other judges, 1 Chief Justice and 8 other judges. Number 2, which amendment increased the number of Supreme Court judges to 34 in 2019? Constitution 101 Amendment Act, Judges Increase Act, Supreme Court Number of Judges Amendment Act, Supreme Court Composition. Number 3, the power of superintendence over all courts and tribunals within its jurisdiction is vested in District Court, Supreme Court, High Court, Tribunal. Number 4, who appoints the judges of a High Court? Prime Minister, Governor, President, CJI. Number 5, which of the following writs is not issued by High Court under Article 226? Habeas corpus, mandamus, injunction, prohibition. Topic number 8, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं और जिनकी पावर्स और फंक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलते हैं। इनका मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट सिस्टम को स्मूथ, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाना। क्योंकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है इसलिए इनकी इंडिपेंडेंस और इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शंस को फेयर और इंडिपेंडेंट तरीके से परफॉर्म करती हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन इंडिया का एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में दिया गया है।
इलेक्शन कमीशन मेनली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। Composition: a multi-member body consisting of a chief election commissioner and two election commissioners appointed by the president. Term: 6 years or up to 65 years of age, whichever is earlier. इलेक्शन कमीशन में जनरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेन फंक्शंस: देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइजेशन देना, इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करना। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो इलेक्शन कमीशन का मेन गोल होता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हों। अब बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करता है। इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक दिया गया है। यूपीएससी का मेन काम होता है ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीडीएस एग्ज़ाम्स। यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी के मेन फंक्शंस: नंबर 1, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना। नंबर 2, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फेयरनेस मेंटेन रखना। नंबर 3, गवर्नमेंट को सर्विसेज मैटर्स पर एडवाइस देना। सिंपल वर्ड्स में यूपीएससी का रोल है देश के कॉम्पिटेंट और कैपेबल ऑफिसर्स सिलेक्ट करना। अब बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। कैग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल अकाउंट्स और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है। इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक दिया गया है। कैग को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इसका रोल होता है कि पब्लिक मनी का प्रॉपर यूज एंश्योर करना। कैग के मेन फंक्शंस: सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स का ऑडिट करना, गवर्नमेंट ने जो पैसा स्पेंड किया है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करना, अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट करना। बाद में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में डिस्कस होती है। इसलिए कैग को अक्सर गार्जियन ऑफ पब्लिक मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने के लिए बनाई गई है। इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में दिया गया है। फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और जनरली हर 5 साल में एक नई फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। फाइनेंस कमीशन के मेन फंक्शंस: नंबर 1, सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना। नंबर 2, स्टेट्स को फाइनेंशियल ग्रांट्स रिकमेंड करना। नंबर 3, सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन करना। सिंपल वर्ड्स में फाइनेंस कमीशन का गोल होता है फाइनेंशियल फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब बारी है एमसीक्यूज की। आप सभी इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। नंबर 1, सिंस व्हेन
has the Election Commission of India functioned as multi-member body? January 1990, October 1993, November 1993, October 1989. On what grounds can the Chief Election Commissioner be removed? At the pleasure of the President, by a cabinet decision, on grounds and manner similar to a Supreme Court judge, by a parliament with simple majority. Who appoints the regional commissioners in the Election Commission? Prime Minister, Election Commission, President, Chief Election Commissioner. Number 4. The Controller and Auditor General submits reports on the accounts of the Union to the Prime Minister, the Finance Minister, the Parliament, the President. Number 5. The 15th Finance Commission was chaired by K.C. Niyogi, Y.B. Reddy, and K. Singh. Next, the salary and services conditions of the CAG are determined by the President, the Parliament, the Supreme Court, the Finance Ministry. Next, public service commissions for the Union and for the states have been provided under Article 312 of the Constitution, Article 313 of the Constitution, Article 314 of the Constitution, Article 315 of the Constitution. Topic number 9. Constitutional Amendments. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम पर चेंजेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी, इसीलिए ज़रूरत के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। आज हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नंबर 1, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सबसे पहले बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट की। इस अमेंडमेंट को अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इस अमेंडमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड ऐड किए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, आर्टिकल 51A। पार्लियामेंट की पावर्स में काफ़ी इंक्रीज किया गया। जुडिशरी की पावर्स को थोड़ा लिमिट करने की कोशिश की गई। ये अमेंडमेंट इमरजेंसी पीरियड के टाइम पर पास हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 44 की। इस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था 42nd अमेंडमेंट के कुछ कंट्रोवर्शियल चेंजेस को करेक्ट करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। एमरजेंसी डिक्लेयर करने के रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया गया। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया गया। इस अमेंडमेंट ने डेमोक्रेसी को और सिक्योर बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब बात करते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 की। इस अमेंडमेंट को एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए जाना जाता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड की गई। इसका मेन पर्पस था पॉलिटिकल पार्टी स्विचिंग यानी डिफेक्शन को रोकना।
अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। इस लॉ का एम था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अब बात करते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम क्रिएट करना। इस अमेंडमेंट के थ्रू नंबर 1 जीएसटी काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। नंबर 2 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स सिस्टम बनाया गया। इससे टैक्स सिस्टम सिंपल हुआ और वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ। इफेक्टिव डेट केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1, 2017। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस अमेंडमेंट का मेन फोकस था पॉलिटिकल रिजर्वेशन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेशन सीट्स लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रिमूव कर दी गई। इस अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव था सोशल जस्टिस को कंटिन्यू रखना। अब कुछ एमसीक्यूज ट्राई कीजिए और देखिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। नंबर 1, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट curtailed the power of judicial review in regard to constitutional amendments by inserting Article 368 Clause 4 and Article 368 Clause 5? 24th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment, 52nd Amendment. Number 2, which amendment restored the original term of Lok Sabha and state legislative assemblies for 6 years back to 5 years? 43rd Amendment, 44th Amendment, 45th Amendment, 52nd Amendment. Number 3, the 52nd Amendment Act introduced which significant constitutional provision? Fundamental duties, Ninth Schedule, anti-defection law, right to education. Number 4, which article was newly added to the Constitution by the 101 Amendment Act to empower both union and state governments to legislate on GST? Article 246A, Article 370, Article 279A, Article 338B. Number 5. The 104th Constitutional Amendment Act 2020 relates to extension of SC/ST reservation and removal of Anglo-Indian reserved seats, introduction of 10% EWS reservation, providing voting rights to non-residents, giving constitutional status to National Commission for Backward Classes. Topic number 10, बिहार स्पेसिफिक। अब बात करते हैं बिहार पंचायती राज सिस्टम की। पंचायती राज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना और लोगों को अपने एरिया के डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व करना। इंडिया में पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू मिला था। बिहार में पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 बनाया गया।
बिहार में पंचायत राज सिस्टम 3 टियर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। नंबर 1 ग्राम पंचायत विलेज लेवल। नंबर 2 पंचायत समिति ब्लॉक लेवल। नंबर 3 जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम पंचायत का हेड मुखिया होता है, पंचायत समिति का हेड प्रमुख होता है और जिला परिषद का हेड अध्यक्ष होता है। बिहार पंचायती राज सिस्टम की एक खास बात यह है कि यहाँ वीमेन के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वीमेन पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नेंस में बढ़े। Gram Kachari, a unique body in Bihar for village level judicial work, headed by our directly elected Sarpanch. Tenure 5 years. If dissolved, elections must be held within 6 months. Finance, State Finance Commission recommends funds. Digitization, Smart Gram Panchayat project initiated for Wi-Fi access in rural areas. Example Begusarai. इस सिस्टम का मेन गोल है ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन और लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब बात करते हैं बिहार स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बाकी स्टेट्स की तरह 3 ऑर्गन्स पर बेस्ड है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर गवर्नर होते हैं जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का रियल एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है। लेजिस्लेचर की बात करें तो बिहार में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी 2 हाउसेस हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। जुडिशरी में सबसे ऊपर पटना हाई कोर्ट होता है जो स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इफेक्टिवली रन करने के लिए स्टेट को डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिवीजन्स और ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाना और गवर्नमेंट स्कीम्स को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, डिवीजन्स 9, डिस्ट्रिक्ट्स 38, सब डिवीजन्स 101, ब्लॉक्स 534, पंचायत 8406, विलेजेस 45,103। अर्बन लोकल बॉडीज, 12 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, 49 म्युनिसिपल काउंसिल्स, 88 नगर पंचायत। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन की बिहार में। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस एस्टेब्लिश करना। बिहार गवर्नमेंट ने डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे आर्टिकल 39, इक्वल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। नंबर 1 लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग लगाना और एक्स्ट्रा लैंड को लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। नंबर 2 जेंडर इक्वालिटी, 50% रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स,
बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के द्वारा फुली इम्प्लीमेंटेड है। आर्टिकल 46, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस। एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को सोशल एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल स्कीम्स, एजुकेशन, सपोर्ट और स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। साथ ही एससी और एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को इम्प्लीमेंट करके उनमें राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 47, ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड प्रोहिबिशन इंटॉक्सिकेंट्स, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर 2016, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑन द कंजप्शन एंड सेल ऑफ अल्कोहल, न्यूट्रिशन, आंगनबाड़ी सेंटर्स का ज़्यादा यूज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। आर्टिकल 48, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कृषि रोड मैप टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, वेरियस एनिमल हस्बेंड्री स्कीम्स, एग्जाम्पल गोपालन योजना, की DPSPs, प्रोहिबिशन, लिकर बैन, 50% रिजर्वेशन वीमेन। इन सब पॉलिसीज़ का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी में इक्वालिटी, वेलफेयर और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो DPSPs का इम्प्लीमेंटेशन बिहार में सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जा रहा है। अब बारी है MCQs की। आप सभी इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। नंबर 1, when was the Bihar Panchayat Raj Act enacted, which replaced the previous 1993 Act? 2001, 2006, 2004, 2008. Number 2, who conducts the elections for Panchayati Raj institutions in Bihar? Election Commission of India, District Magistrate, Panchayat Secretary, Bihar State Election Commission. Number 3, under which article of the Constitution of India is the Governor of Bihar appointed? Article 153, Article 155, Article 161, Article 163. Number 4, which article of the DPSP directed the state to organize village panchayat? Article 39, Article 40, Article 44, Article 47. Number 5, the division of powers between the Union and the state of Bihar is listed in which schedule of the Constitution? 5th schedule, 6th schedule, 7th schedule, 8th schedule. Number 6, which of the following is the correct 3-tier structure of Panchayati Raj in Bihar? Gram Panchayat, Gram Sabha, Zilla Parishad, Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zilla Parishad, Gram Sabha, Panchayat Samiti, Gram Panchayat, Block Samiti, District Board, Gram Panchayat. तो BPSC टीम, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स क्लियर और यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।